बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद फरहान असलम एंड समीना खान के साथ डीएम डिजिटल के मैनचेस्टर स्टूडियो से फरहान असलम और समीना खान आपके सामने हाजिर हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पैनामा लीक्स के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आपने मुख्तलिफ मीडिया की तवज्जुह से देखा होगा कि आज की जो डिस्कशन वहाँ पे रही सुप्रीम कोर्ट में, आज का जो केस आगे बढ़ाया नए वकला की टीम है जो तहरीक इंसाफ के, नईम बुखारी, किस किस्म के दलाइल दिए उन्होंने और जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए। आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पैनामा लीक्स के हवाले से जो आज सवाल जवाब हुए और जिस तरीके से एक मरतबा फिर देखा जा रहा है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ऐसे कागजात और एविडेंसेस सबूत दे कि जिसको अदालत में पेश किया जा सके। क्या ये मुनासिब है? और ख़ास तौर पर जो सवाल और जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में हुए मरीम नवाज शरीफ के हवाले से और उनके बच्चों के हवाले से, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और मुख्तलिफ आज एनालिस्ट और पोलिटिकल पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको भी हम टेलीफोन लाइन पर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बिल्कुल जनाब, बात करेंगे हम पीटीआई के एक अहम लीडर के से भी और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा से भी गुफ्तगू हुई हमारी। और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के आज बयानात आए। वो जो बकौल पीपल्स पार्टी के गंद उछालने वाली ब्रिगेड जो है वो कहते हैं उन्होंने मुतय्यन कर रखी है जो कि शख्सियात के ऊपर कीचड़ उछालती है। बहरहाल मैं तो ये नहीं कहूँगा, मेरे लिए काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन है जो ये बात कर रहे हैं। और आबिद शेर अली साहब का एक बयान जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया जो कि पीपल्स पार्टी क़यादत के हवाले से था, और आज उन्होंने फिर बयान दिया। आपको याद हो तो 3 रोज़ पहले भी उन्होंने उनकी आंटी ऐन का हवाला देकर कहा था कि वो किसके पैसे लेकर जा रही थी दुबई, और आज फिर उन्होंने बयान दिया कि अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बिलावल साहब के वालिद साहब भी पकड़े जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत धमकियाँ बयानात देने तक है। कहने का मकसद यह है कि अगर आपने हमारे खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी पे ज़्यादा जोर दिया तो हम आपकी करप्शन भी खोल सकते हैं। ये धमकी आज की नहीं है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी उस वक्त भी चलती थी। अब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है तो अब मुस्लिम लीग ने देना शुरू कर दी है। सो सुल्तान राय बदलते रहे लेकिन धमकियाँ अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद हैं और वो एक दूसरे को देते रहते हैं। सो लगता यह है कि दोनों की दाल में कुछ काला है। जो एक दूसरे की दाल में काला दिखाने की कोशिश करता है तो पहला शोर करना शुरू कर देता है कि अगर मेरी दाल की तरफ इशारा किया तुम्हारी मैं प्याला भी उलट दूंगा। सो इंटरेस्टिंग सिनेरियो और कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात, मैं समझता हूँ बिलो द बेल्ट जो बयानात हैं हमारे एक वो जो सियासत है उसके अंदर कुछ अर्से ये देखने में आया है कि जो एक बर्दाश्त, एक सब्र, एक थोड़ा सा रख रखाव है वो ख़त्म होता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये चीज़ इमरान खान साहब ने शुरू की, जबकि इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती है कि नहीं जनाब, लहजा पहले मुस्लिम लीग नून ने अपना बिगाड़ा और बहुत ही नामुनासिब बयान दिए गए उनकी लीडरशिप के हवाले से, जिस वजह से जवाबन ये कार्रवाई की गई है। बहरहाल दोनों पार्टियों की लीडरशिप भी हम इस हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू होगी। एक हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे एक गैर जानेदाराना व्यू लेने के लिए कि वो क्या समझते हैं इस सूरत हाल के तनाजुर में। और फिर जो एक और अहम आज का इवेंट पाकिस्तान का जिस पे हम बात करेंगे वो है आज 49 साल यानी कि 49 ईयर्स हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए। एक अवामी जमात जो बहुत ही जोश खरोश से आई और जिसने आते साथ क्लीन स्वीप कर दिया। और ये कहा जाता था कि खंबे को भी अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो टिकट दे दें तो वो भी एमएनए बन जाएगा। और फिर अब क्या हुआ कि ये जमात मुल्क के बेशतर इलाकों में एक अक़लियती जमात के तौर पे दिखाई देती है और इनकी सीटें या इनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर असम्बलीज के अंदर सवाए सूबाए सिंध के। इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन ज़ाहिर है टेलीफोन लाइन्स की जानिब हम चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात करवाई जाए एक पीटीआई के सीनियर रहनुमा से और उनसे हम पूछें कि पीटीआई का इस सारे सिलसिले में मौक़िफ़ क्या है और क्या कहना है। क्योंकि आज की जो कार्रवाई हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत उनकी सरबराही में बेंच जो बैठा था उसमें यह कहा गया कि अगर 2006 के से पहले साबित हो गया कि ये ऑफशोर कंपनियां, ये फ्लैट्स शरीफ फैमिली की मलकियत थे तो फिर सारा मलबा शरीफ फैमिली पे गिर जाएगा। मींस कि उन्हें ये प्रूव करना होगा कि ये मामलात कहाँ तक गए। फरहान साहब, बर्डन ऑफ प्रूफ तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पर है और उनके वकीलों ने ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और आज ख़ास एक मुकालमा जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, नईम बुखारी साहब ने जब उनको मुख्तलिफ कागजात दिखाया और उन्होंने कहा जी कि ये इंटरनेट से इसके ऊपर कोई मोहर नहीं है, तो उन्होंने कहा जी इंटरनेट से निकाले गए हैं। तो एक जस्टिस साहब ने ये रिमार्क दिया कि आप जो कतरी शहजादे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी इंटरनेट से निकाल कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि अदालत खुश नहीं है उन कागजी तराशों से और उन इंटरनेट की का जो मवाद है, ये इंटरनेट से जो इंफॉर्मेशन आई है उससे अदालत खुश नहीं है।
अब यहाँ पर जैसे फरहान साहब ने पहले बात की कि नून लीग के जो जियाले हैं, मतलब जो यंगस्टर, तलाल चौधरी की बात कर लें, आबद चिरेली की बात कर लें, उनकी जो पर्सनल स्टेटमेंट्स आती हैं, मेरे ख्याल में कोई भी उससे एग्री नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इस किस्म की स्टेटमेंट्स दूसरे कैंप से भी सुनी है, तरीके इंसाफ से भी हमने इस किस्म की मत वाले हैं नून लीग वाले, जाले बड़ा माइंड करते हैं अगर नून लीग उनको जाले कहा जाए, लेकिन नहीं, जाले तो हर पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन बाकी पीपल्स पार्टी के जाले मशहूर हैं। जाले पीपल पार्टी का जाला पीपल्स पार्टी का ही हो सकता है, किसी और पार्टी मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखिए कि जब नवाज शरीफ साहब आए एक दफ़ा बीच में पाकिस्तान, जब मुशर्रफ साहब के दौर में, तो बिल्कुल उनको उठा के फेंका गया वापस गाड़ी के अंदर के, चल भाग जाओ भाई। और कोई मुस्लिम नून का वर्कर बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकला। बहुत सारे ऐसे लीडर जो बड़े तुरम खान बने फिरते हैं, उनके बारे में ये मशहूर हुआ कि वो खुद से फ़ोन कर करके उन्होंने कहा कि हमें हाउस अरेस्ट कर लें, प्लीज़ हमें हाउस अरेस्ट कर लें, क्योंकि ये डंडे खाने वाले लोग नहीं है, ये चोरी खाने वाले मिट्ठू हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मैंने ये देखा कि फांसियां भी चढ़ गए लोग, कोड़े भी खाए बेतहाशा उन्होंने, और बड़ा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी कायम व दायम है अपनी जगह पर। बहरहाल आज की केस की कार्रवाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त, हमारे बहुत ही मोहतरम नेशनल प्रेस क्लब पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब शहरयार खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल हुए। शहरयार, आप इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और आज बड़े ही दिलचस्प किस्म के मुकालमात चलते रहे, बयानात आए सामने। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जो कार्रवाई जब तक फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स के ऊपर या उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जजेस की जो कुछ आप स्टैब्लिश कर लेते हैं, अक्सर जगहों पे ये हो रहा है कि पहले से स्टैब्लिश कर लेते हैं कि ये फैसला आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जजेस का फैसला आखिर में जब आएगा तो वो सिर्फ मबनी होगा शवाहिद पर। जो शवाहिद पेश किए जाएंगे, अगर तो वो कानून की रोशनी में वो दुरुस्त पाए जाएंगे वजीर आजम के खिलाफ, तो उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई शवाहिद जो है वो संजीदगी के साथ पेश किए गए हों। और ये जो नईम बुखारी ने जिस तरह कल भी कहा कि जी ये वजीर आजम ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो उन्होंने कहा था उसमें तजाद है और उनकी ये जो स्टेटमेंट जमा हुई है, तो जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा है वो कभी भी कानून का या किसी शहादत का हिस्सा नहीं बन सकता। असेंबली की किसी कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना उसकी बुनियाद पर कोई फैसला हो सकता है। जो शवाहिद पेश किए जाएंगे वजीर आजम की जानिब से, उनके अहले खाना की जानिब से, वो तसव्वुर होंगे दुरुस्त, और उनको गलत साबित करना वो उनका काम है। जो फरीकैन जिन्होंने ये केस वहां पर लेकर गए हैं, तो पीटीआई को, शेख रशीद को ये साबित करना पड़ेगा। जहां तक बात नजर आ रही है इस वक्त तक, वजह जो है वो अब तक किसी के खिलाफ भी कोई चीज स्टैब्लिश नहीं हो पा रही, और इस वक्त तक यही लग रहा है कि वजीर आजम के खिलाफ जो भी पेश किया गया है वो नाकाफी है अब तक। लेकिन अच्छा, जो आपने जैसे कि जब तक जजेस जो है मुकम्मल दलाइल नहीं सुन लेते, शवाहिद उनके सामने सारे पेश नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अब तक क्या हुआ है या क्या हो सकता है। इसमें असम्पशंस जो है उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला होगा उसके ऊपर हमें जाना चाहिए, वो देखेंगे हम कि वो फैसला क्या होता है। इस वक्त तक जो क्योंकि चंद लोग रात को बैठते हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, और वो उनके मुताबिक हुकूमत अगले दिन जारी होती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। लेकिन अभी हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना होगा कि ये जो इस किस्म की सहाफत हो रही है वो हम काफी अच्छे से सुन रहे हैं कि आज फारिग हो जाएगी हुकूमत, कल फारिग हो जाएगी। हमें इंतजार करते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला देती है। अच्छा, जैसे आपने फरमाया पहले कि जो शवाहिद अब तक पेश किए गए अदालत में, वो शवाहिद ऐसे हैं कि जो अदालत में बीइंग एन एविडेंस पेश नहीं किए जा सकते। इनकी फ्लोर हाउस पे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और नईम बुखारी साहब को भी आज जज ने कहा कि आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जो निकाल कर लाए हैं, अगर अखबारों के तराशों पे और इस तरह के इंटरव्यूज़ को बेस बना के हम लोगों को सजाएं दें, तो फिर जो आपके लीडर हैं, इनके तरीके इमरान खान की तरफ इशारा किया, अगर उनके खिलाफ भी ये केसेस हम सुनने बैठ जाएं तो वो भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो इससे लोग जो पब्लिक है, पाकिस्तान की आवाम जिनकी बड़ी नज़रें हैं इस केस की तरफ, वो क्या नतीजा निकाल सकते हैं या क्या एनालाइज कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि कोई ठोस सबूत
नवाज शरीफ के या उनकी फैमिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक जमा नहीं कराए गए, तो फिर फैसला भी हो सकता है कि कुछ डिफरेंट आए, जो एक्सपेक्टेशन है तरीके इंसाफ की उससे डिफरेंट फैसला आए। जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। देखिए, अदालत में जब फैसला करना होता है या तो वो माहौल हो जबर का, जब डिक्टेटरशिप हो, उसमें कंट्रोल्ड अदालतें नहीं है जिन्होंने हलफ उठाया होता है एक डिक्टेटर के अंडर, वो फैसला अपनी मर्जी से देते हैं, शवाहिद के बगैर भी दिया। भुट्टो के केस में मिसाल सामने हमारे, वो उसको अदालती कत्ल सारे करार देते हैं। लेकिन यहाँ जब इस वक्त आजाद जजेस मौजूद हैं, उनके सामने जब शवाहिद रखे जाएंगे तो वो किसी की ख्वाहिश पर जो है फैसले नहीं होंगे, वो फैसले शवाहिद की रोशनी में होंगे और उसके लिए लाजिम है कि ठोस शवाहिद पेश किए जाएं। अगर कोई किसी सहाफी की लिखी हुई किताब पेश करता है चाहे एक सबूत के तौर पर, वो नाकाफी है, वो अदालत में उसको जो है वो सबूत नहीं तस्लीम किया जाएगा और उनको ठोस शवाहिद जो है वो बहरहाल, मतलब अगर आप किसी को एक मुल्जिम बनाना चाह रहे हैं जी, और मुल्जिम भी आप उसको बनाना चाह रहे हैं जो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है और कोई मामूली आदमी नहीं है, एक बड़ा ये हाई प्रोफाइल केस है, इसकी आइंदा भी केसेस में मिसालें दी जाती रहेंगी बड़े लंबे अरसे तक। तो उसमें अगर इस तरह के कोई केसेस आप लेकर जाएं तो आपके पास सबूत लाजमी होने चाहिए। और अगर आप कोई अखबारी तराशे, कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पर दिए गए स्टेटमेंट या किसी अखबारी तराशी की बुनियाद पर वाकई कोई अदालत जो है वो इसके ऊपर कोई फैसला देने पर तैयार नहीं होगी। इसके लिए उनको अगर ये साबित करना है कि वजीर आजम के अपने ये पैसे थे और वजीर आजम ने ये गलत तरीके से भिजवाए हैं, तो उसका सबूत जो है वो फरीक लेकर जाएगा अदालत में। ये कभी भी नहीं हो सकता कि नैब या FIA या कोई और सरकारी इदारा अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है तहकीकात करेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा एक अजीब सा केस है और इसमें जो आप पर इल्जाम लगा रहा है उसको ही सबूत देना होगा। उन्होंने अपनी तरफ से कतरी शहजादे का खत हो या कोई और बयान हो, उन्होंने जो भी पेश किया उसको आप जो है देख सकते हैं और जो है उसकी अगर आप समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सबूत के तौर पर पेश किया गया और आप जवाब में अखबारी तराशे पेश करेंगे या वजीर आजम की किसी तकरीर का, पुरानी तकरीर का हवाला देंगे, तो वो अदालत में वो सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। इसके हवाले से साफ साफ कई हमारी कानून के माहिरीन से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये सबूत के तौर पर नाकाफी चीज है। ठीक है, अच्छा शहरियार, मुझे ये भी बताइएगा, मनी ट्रेल के लिए आज रिमार्क्स में हमारे ऑनरेबल जजेस ने ये कहा कि मनी ट्रेल अभी तक बता नहीं पाए कि दुबई की फैक्ट्रियाँ, जद्दा की फैक्ट्रियाँ कब खरीदी, किन पैसों से बनी और फिर कब ये मामला, ये पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए। सो ये बहुत सारे उबहम तो हमें नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो उनके वकला की टीम सफाई पेश करी है उसमें भी दिखाई दे रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से मुतमईन शायद नहीं कर पा रहे कोर्ट को। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा भी है, लेकिन कहीं पे ये भी साबित नहीं हो रहा कि ये नवाज शरीफ साहब का नाम अभी तक नहीं आया उसमें। वो जो भी अभी बात हुई है और ये भी स्टैब्लिश हो चुका है कि ये जो प्रॉपर्टी जिसकी बात हो रही थी दुबई की, ये मियां शरीफ के नाम पर थी, मियां नवाज शरीफ के नाम पर नहीं थी। इसलिए अगर उसका कोई है भी तो उससे वजीर आजम का बराह रास्त कोई ताल्लुक साबित नहीं हो पा रहा। उनसे अगर उनके बच्चों को गया है या कतरी शहजादे ने को किया, ये भी जो भी चीजें हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो कोई ऐसी चीज लाए हैं जो गलत पेश की हो अदालत में, उसको चैलेंज करना PTI के वकीलों का काम है और उसके खिलाफ फिर सबूत पेश करना वो भी उनका अपना काम है। क्योंकि अगर आप इल्जाम लगाएं और कहें कि साबित अदालत खुद करे, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। आपको अगर आप कोई इल्जाम लेकर आए तो फिर आपको उसको साबित करना भी जरूरी होगा, वरना तो ये मजाक बन जाएगा कि कोई भी लाकर केस किसी के साथ लिए रख दे और कहें। देखिए कई ऐसे केसेस हैं और जिसकी मिसालें दी जाती हैं। आज अगर इमरान खान अपने जवाब में खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनका वहां पर फ्लैट था, लंदन में था और उन्होंने टैक्स बचाने के लिए वो लिया था, तो उसके ऊपर केस को आप क्यों नहीं दुरुस्त समझते? फिर तो आप दोहरा मेयार अपना रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैंने ऑफशोर कंपनी सिर्फ फ्लैट खरीदने के लिए बनाई थी, लेकिन आप उसको तस्लीम करें कि आपने ऑफशोर कंपनी बनाई थी। फिर अब इसी तरह के मुतजाद चीजें बहुत सारी हैं उस बयान के अंदर। और उन्होंने ये बताया कि मैं टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत
ये लेकर आया पैसा पाकिस्तान में। तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत आप लेकर आए पैसा, लेकिन अभी आप उनके हालिया बयानात उठाएं तो वो इन टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है बातें करते हुए इमरान खान ने बहुत सारे जो है मुताबिक जगहों पर मुताबिक बार उन्होंने ये इज़हार ख्याल करते हुए इसको फ्रॉड करार दिया टैक्स एमनेस्टी स्कीम को। उन्होंने कहा ये भी चोरी की एक शक्ल है। तो यानी वो चोरी आप खुद माजी में कर चुके हैं, लेकिन अब आप किसी और को वो चोरी नहीं करने देना चाहते। बिल्कुल। तो फिर ये अगर ये चीजें पेश हुई कि इमरान खान की पुरानी ये चीजें पेश हुई, तो ये बड़े अजीब व गरीब से इस वक्त मराइल में है, और अदालत मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई बहुत वाज़ेह फैसला दे पाएगी। लेकिन इससे मैं जो जाती तौर पर देख रहा हूँ कि मैं इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आते हुए नहीं देख पा रहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा एक सवाल है शैया साहब आपसे कि करप्शन की जब बात हो रही है, और जैसे आबिद शरीफ ने ये कहा, बिलावल से पूछा कि आपकी जो आंटी अयान अली हैं वो जो पैसे लेके जा रही थी वो किसके लिए लेके जा रही थी, और उस बारे में भी कुछ बताएं। ये अब इल्ज़ामात दोनों पार्टीज एक दूसरे पर लगाना शुरू हो गई हैं। इमरान खान के हवाले से पहले ही कहा जी कि 1990 में उनकी ऑफशोर कंपनी थी, उनको भी जवाब देना चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने खुद ही कहा पहले कि रात को टेलीविज़न पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े एंकर्स हैं जो बैठते हैं और उठने से पहले केस का फैसला करके जाते हैं। क्या उनके पास, या जो एनालिस्ट उनके पास आते हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, उनके पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो अदालत को अगर हेल्प कर सकती है, तो अदालत उनसे क्यों नहीं मांगती वो सबूत, या जो वो पेश करते हैं टेलीविजन पे आवाम के सामने? देखिए, बदकिस्मती ये हमारी, मैं अभी भी कई जगहों पर कभी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह में मैं इस बात पर कहता रहता हूँ। मेरा रिसेंट ब्लॉग भी इसी पर था कि आजकल ये फैशन बन गया है, और सहाफत के लिए आपको सहाफ़ी होना अब ज़रूरी नहीं है। आप वकील हो, आप सियासतदान हो, आप डॉक्टर हो, दंदान साज हो, आप फैशन डिज़ाइनर हो, और आप बैठकर सहाफत पे इस तरह तबसरे कर रहे होते हैं एक टीवी चैनल पर बैठकर, और आप उसके फैसले, जो आपको सहाफ़ी मिलेगा वो कभी फैसला देता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन इस तरह के जो पैरा ट्रूपर्स होंगे वो बैठते साथ ही पहले तो इल्जाम लगाते थे, अब तो एक नया हमने देखा है ट्रेंड। एक साहब तो बकायदा झोली उठाकर हुकूमत को बदवाएं दे रहे थे टीवी पर, और ये एक नेशनल टीवी है जो पूरे नेशनल भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है वो चैनल। उस पर बैठकर वो 3 रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर झोली उठा के बदवाएं देता है। और ये सब अब जो है सहाफत है, इसमें हमें शर्म आती है कई बार अपने आप को, जब कोई हमें पूछता है कि यार ये तो बड़े सहाफी हैं, और ये अल्लाह के वली बन जाते हैं, ये इल्जाम भी लगाते हैं, ये खुद ही जज बनकर फैसला भी देते हैं, और फिर इनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बाहर निकलने से पहले पहले उस फैसले पर अमल दरामद हो और कोई सजा भी हो जाए। तो ऐसा फिलहाल कोई कानून नहीं है मुल्क में कि टीवी चैनल पर बैठने वालों की जो ख्वाहिशात है उनके ऊपर कोई फैसले हो। अल्लाह बचाए हम लोगों को ऐसे दानिश्वरों से, ऐसे एंकर से। इन एंकर्स के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। उनको अपनी भी अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो अगले लम्हे में कौन से और चैनल पर जाके प्रोग्राम करेंगे। सही सही। अच्छा शहरियार, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा। बहुत ही गुज़श्ता कुछ माह के अंदर ये देखने में आया है, दोनों जानिब से बड़े ही मैं समझूंगा कि बिलो द बेल्ट कुछ ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो मैं नहीं समझता कि हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस को ज़ेब देती है वो ज़ुबान, ख्वाह पीटीआई की जानिब से हो, ख्वाह मुस्लिम लीग नून की जानिब से हो। ये कहाँ जा रहे हैं हम, ये क्यों शुरू हुआ? वो कहते हैं ये इमरान खान ने शुरू किया, इमरान खान की पार्टी कहती नहीं जी ये जो उनकी कीचड़ उछाल ब्रिगेड है मुस्लिम लीग नून की, उनका शाखसाना है। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, ये क्या वजह समझते हैं आप इस बात की? ये बदकिस्मती हमारी है कि ये हर तरफ मौजूद है, हर पार्टी में मौजूद है, और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास इस किस्म के कोई नमूने मौजूद नहीं है। इन सब के पास ये वाले नमूने मौजूद हैं, और उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब के साथ लोग हों, या नून लीग में लोग हों, या पीपल्स पार्टी में हो, इस वक्त सारे के सारे मुख्तलिफ घाटों से पानी पीकर आए हुए हैं। इनमें से कोई भी बहुत कम लोग हैं जो नए आए हैं इसमें। पीटीआई में भी वो दिल्ली की बात होती थी, लेकिन वो सारे के सारे वही इलेक्टेबल्स हैं जो हम पुराने अपने बचपन से देख रहे हैं कि यही लोग हैं, इन्हीं के घराने हैं, यही लोग आते हैं। वो चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, उन सब ने एक वतीरा बनाया हुआ है कि एक दूसरे, अगर कोई मुझ पर इल्जाम लगाता है तो मैं जवाबी इल्जाम लगाऊंगा। देखिए, आपके ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा रहा हो और आप खामोश बैठे
तो सियासत में मेरा ख्याल है उनका जो वर्कर है वो बदल होगा। इसलिए तीनों चारों जितनी जमातें हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर इसी तरह इल्जाम लगाने में मसरूफ हैं। उनको इस चीज का कतई ख्याल नहीं है कि जो मुल्क का संजीदा तबका है वो उनके रवैये को किस नजर से देख रहा है। और फिर आगे आइंदा आने वाले इलेक्शन में देखिए लोग खुद फैसला करते हैं। पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, लोगों ने फैसला किया कि उन्हें हुकूमत में नहीं होना चाहिए। वोटों की ताकत से वो उन्होंने उठाकर पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया, जो चारों सूबों की जंजीर कहलाया करती थी जमात। अब नून लीग यहाँ पर हुकूमत कर रही है। अगर नून लीग ने अपने वादे पूरे ना किए, देखिए ये पानामा पेपर्स मेरा या किसी आम आदमी का इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि बिजली महंगी क्यों है, और अगर मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, तो मेरा बिल ज्यादा क्यों आ रहा है। हम लोगों को तो ये आम आदमी को तो रोटी के मसले बने हुए हैं। तो हम लोग पनामा पेपर्स का जिक्र करें और हम लोग जो है एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं। अगर वो पनामा पेपर्स का करते हैं, वो इमरान खान की ऑफशोर कंपनी ले आते हैं, वो जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी ले आते हैं, वो अलीम खान की ऑफशोर कंपनी ले आते हैं। अगर हम ये देखते हैं, ये सारे लोग हम देखते हैं, उधर से जो पीपल्स पार्टी है या इवन देखिए काफ लीग की तरफ से आया कि जी एहतसाब होना चाहिए, तो भाई पानामा पेपर्स की कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। मोनोसिलाई की भी ऑफशोर कंपनी निकली है उसके अंदर, तो उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। जिन्होंने पंजाब बैंक को दिवालिया किया उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। एहतसाब करें तो सबका होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल है कि ये करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जो जिनके अपने हाथ आलूदा हो वो दूसरों पे कैसे कीचड़ उछाल सकते हैं? इस वक्त यही है कि मेरे पे अगर थोड़ी भी मेरे पे कोई इल्जाम लगाता है तो मैंने फिर जवाबी तौर पर उसके ऊपर इल्जाम लगाना है। तो इस वक्त सिर्फ हम इल्जामात की सियासत की जद में है और अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। अल्लाह करे कि जो भी हो, जो भी फैसला आए इसका वो मुल्क के लिए अच्छा हो। हमारे लोग बैलेट के जरिए अपना फैसला करें, तकदीर बदलेंगे तो ये लोग खुद बदल सकते हैं अपनी। कोई जबरदस्ती आप जो है आकर हमारे पर ये फैसले नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहर खान, आप हमारे साथ थे टेलीफोन पे। हमारा नेशनल प्रेस क्लब है पाकिस्तान का, आप उसके साबिक सदर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक अहम बड़े मुल्क के एक नशियाती इदारे के साथ आप काम करते हैं। बहुत शुक्रगुजार है मैं आपने वक्त दिया। सो लुब्बे लुबाब जनाब ये निकला कि जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, लगता ये है कि जी लुब्बे लुबाब ये निकला कि अब मेरा ये सवाल बनता है आपसे कि फरहान साहब आप पैराशूटर हैं कि रूट शूटर हैं? देखिए मैं जहाँ तक अपनी तारीफ बाद में पैराशूटर उनका कहना ठीक है। नहीं वो तो मैं ऐसी सहाफत की उसमें बात नहीं बिल्कुल मैं देखिए बात ये है कि सहाफ़ी की तारीफ़ जो है नॉर्मली जो हम समझते थे, मैं इस पर ज़रूर अभी बात करूँगा ब्रेक के बाद, क्योंकि हम जिनको आम आदमी सहाफ़ी कहते हैं उसमें से शायद 99% जर्नलिस्ट नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें हम बात करेंगे वक्त एक मुख्तसर से वक्फे का हाजिर होती हैं PTI के कुछ रहनुमा और मुस्लिम लीग के नून के कुछ रहनुमा जिन्हें हम चेस कर रहे हैं। अगर अवेलेबल हुए तो उनसे ही बात होगी, हमारा साथ दीजिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर फरहान से आप सबको खुश आमदीद कहता है। मैंने जिन्हें बड़ी कोशिश की कि वो आप खुश आमदीद कहें लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। अब ब्रेक में मुझे कह रही थी कि जी आप पैरा ट्रूपर हैं जर्नलिज्म में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो ये देखेंगे अच्छा मुकर भी गई साथ ही। मैंने आपसे सवाल पूछा था। मुस्लिम लीग नून वालों का ये बड़ा इशू है। अच्छा लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है सारा, हम जर्नलिस्ट उसे मानते थे, माजी में बात कर रहा हूँ, मैंने एक तवील अरसा हो गया, मुझे 25 बरस हो गए जर्नलिज्म में। जो अखबार से जिसने आगाज़ किया हो, जिसने धक्के खाए हो, चंद हज़ार रुपए की नौकरियां की हो, मैंने रिपोर्टिंग से शुरू किया। 6,000 रुपये मुझे मिलता था पहली तनख्वाह जो मेरी थी, और पूरा दिन बेतहाशा यानी कि आप समझ लीजिए कि ज़िले रुस्वा होना पड़ता था। भर गर्मी के अंदर भी आप मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, बारिश हो रही है, मोटरसाइकिल घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड हो रही है ना। उस वक्त ये लाखों की तनख्वाहें थी ना, ये बड़े बड़े बंगले थे। अब तो 90 लाख रुपए तनख्वाहें सुना एंकर्स की, तो उस वक्त ऐसा मामला कोई नहीं था। सो जो कुल वक्ती कलम के ज़रिए अपनी आमदनी कमाते हैं,
हम उन्हें साफ़ी मानते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है। जो टेलीविजन प्रेजेंटर बैठा हुआ है वो भी जर्नलिस्ट हो गया है, एक प्रोग्राम को एंकर करके जर्नलिस्ट हो गया है। बहुत सारे ऐसे हजरात जिन्होंने कभी जर्नलिज्म की शक्ल नहीं देखी, एक लाइन तक आर्टिकल की किसी अखबार में लिखी नहीं आज तक, वो भी अब सीनियर सहाफ़ी हैं। सो आई थिंक नहीं, फवाद साहब आए, मैं आपके पीटीआई की माजत खा हूँ, लेकिन अब वो भी तबसरा करते फिर रहे हैं। सियासतदान हो सकते हैं वो, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है। सो एनालिस्ट नहीं है। अब हमारे यहाँ एक वो तफरीक मिट गई। अब चैनल्स इतनी जल्दी बढ़ गए पाकिस्तान के अंदर कि अब हर आदमी एनालिस्ट है, जिसको जो समझता है ज़रा से समझबूझ का मालिक हूँ एनालिस्ट है, और फिर ऐसे ऐसे चीज़ें एनालाइज करते हैं कि बाज़ वक़्त शर्मिंदगी होती है कि इनका नॉलेज कितना महदूद है। ये मैं फवाद साहब का हवाला नहीं दे रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक कि जर्नलिज्म के पहला हमें जो सबक दिया गया सीनियर्स की जानिब से वो यही था कि आप पार्टी ना बने किसी चीज़ में। आप नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, इसका इजहार आपकी लिखाई में, आपके आर्टिकल में नहीं होना चाहिए, आपकी ज़ुबान से नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे तो वाज़े टिल्ट नजर आएगा आपको प्रेजेंटर्स के अंदर भी, इदारों के अंदर भी, कि कोई लगता है कि पाकिस्तान टेलीविजन का वर्जन 2 है तो किसी के बारे में लगता है कि ये दूरदर्शन का वर्जन 2 है। सो हम इतनी वाज़े टिल्ट है चैनल्स की कि आप बता सकते हैं कि ये हुकूमत के मुखालिफ है, हुकूमत के साथ है। सो आई थिंक जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बात थी वो खत्म हो गई। शहजाद खान साहब उसी की जानिब हवाले दे रहे थे। जनाब, आप बात करना चाह रहे थे, हम पीटीआई के बहुत सीनियर रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, नईम मुल्क साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नईम मुल्क साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नईम मुल्क साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज नहीं आ रही जी आपकी। जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि समीना खान साहब ट्राई करें, शायद आपकी आवाज चली जाए। बहुत हल्की, नहीं माफ कीजिएगा, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, अब कुछ आवाज आपको बेहतर हुई? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है जी। सबसे पहले और हो जाए तो अच्छा है, अगर और वॉल्यूम जी बिल्कुल, हम इसको मजीद इम्प्रूव करते हैं। नहीं मुल्क साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त थोड़ा सा दिया हमें हमारे प्रोग्राम में। हम बात आज कर रहे हैं पैनामा लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो आज जो सुनवाई हुई है और जिस तरीके से केस आगे बढ़ा है। पहले तो आप बताइए कि आज के दिन की जो समाअत हुई है, आप उससे मुतमईन हैं आज की कार्रवाई से? जी बहुत मुतमईन है। हम समझते हैं कि आज का जो दिन था वो बहुत ही अहम दिन था। आज ये हर लिहाज से ये बात साबित हो गई कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हक़ाइक़ का कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ पार्लियामान में बल्कि कौम के खिताब में बहुत सारे झूठ बोले जिनका ताल्लुक लंदन के फ्लैट के हवाले से था। और आज जो तफसीली जो बहस हमारे वकील नईम बुखारी ने की, उन्होंने पॉइंट पर पॉइंट उन्होंने ये साबित कर दिया कि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली के जो मुख्तलिफ अरकान हैं, उन्होंने पैनामा लीक्स के हवाले से जो सवालात पैदा हुए हैं उनके जवाब देने में बहुत ही गलत बयानी से काम लिया है। जी आज मुझे एक बात और मैं जानना चाहूँगा, ये बात तो क्योंकि असेंबली में भी आप जिस तकरीर का हवाला दे रहे हैं, कोर्ट ने बहरहाल उसके बारे में यही कहा कि इसको हम ज़ाहिर के बतौर शहादत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब बात जो अहम नुक्ता ये आया था आज के 2006 से पहले तो अगर मलकियत साबित कर पाएँ आप, तो यानी कि पीटीआई जो कि किस केस को लेकर गई है, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, वगरना आप ही पर रहेगा। और आपने अपनी वकला की टीम में भी थोड़ी तब्दीली की है, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस वक्त तक जो कुछ प्रूव करना चाहते थे वो उस हद तक नहीं हो रहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि आपके इस केस की बदौलत नवाज शरीफ साहब क्लीन चिट लेके निकल जाएंगे। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास जो शवाहिद हैं, जो दस्तावेजात हैं और जो तजादात नवाज शरीफ साहब के फैमिली मेंबर्स के हवाले से या उनकी अपनी तकरीर से सामने आए हैं, उनकी रोशनी में ये नामुमकिन हो जाएगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पर नजर भी आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे दलाइल को कबूल ना करे। मुझे पूरा यकीन है, बल्कि मैं क्या, जितने भी जर्नलिस्ट थे सुप्रीम कोर्ट के जो जर्नलिस्ट थे तकरीबन सब के सब अब ये बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का अब बचना मुश्किल है। जी लेकिन आज जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, आज एक जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए नईम बुखारी साहब को शवाहिद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये इंटरनेट से हमने प्रिंट किया, तो उन्होंने कहा जी जो कतरी शहजादे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी इंटरनेट से आप शाया करके ला सकते थे। तो इसका मतलब ये हमें ये लगा
कि अदालत आपके इंटरनेट के जो शवाहिद हैं जो उस पर कुछ खुश नहीं है, तो आप कैसे ही कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट ने भी खुश थे और वो कह रहे हैं कि आज की कार्रवाई आपके हक में? नहीं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी जो इस बारे में ये राय है ये सही नहीं है। अगर आप अदालत में मौजूद होती तो कहना चाहिए। एक देखें, ये 4 घंटे की तकरीबन प्रोसीडिंग हुई है और उसमें खुद अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने खतरी शहजादे के लेटर की धज्जियां उड़ा दी, यानी उसको तो तकरीबन खारिज ही कर दिया कि ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है, इसका कुछ ना सिर है ना पैर है, ना ये एफिडेविट है, ना कोई ये समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। और उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ की जानिब से आज एक नई दस्तावेज सामने आई, इसका ताल्लुक एक नए ट्रस्ट से था, ट्रस्टी जो आज से पहले उन्होंने छुपा रखा था। जी। वो ये रहा है कि वो एक झूठ बोलकर अब इस बुरी तरह फंस गए कि बार बार उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। उनकी जो तमाम दास्तानें हैं, उनकी जो तमाम कहानियां हैं, वो आपस में टकरा रही हैं और ये इतना वाज़ेह हो चुका है कि यानी बजाय इसके कि मैं आपको छोटे छोटे टेक्निकल सवालों के जवाब दूं, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अब नवाज शरीफ का बचना मुश्किल है और मुझे यकीन है कि वो अपने ओहदे से माजूल कर दिए जाएंगे इन शवाहिदात दस्तावेज़ात अदालत की रोशनी में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। मलिक साहब, आपसे भी मैं सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। बहुत देखा गया था इनिशली पीटीआई जब आई, बड़ी शाइस्तगी थी आपके बयानात के अंदर, तमाम पार्टी रहनुमाओं की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब बतदरीज जो है दोनों जानिब से तलखी बढ़ती जा रही है, लहजे गर्म होते जा रहे हैं। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि ऑनरेबल हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये लहजा ज़ेब नहीं देता। आप क्या समझते हैं, आप क्या पीटीआई के लिए ज़रूरी था कि वो भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल करती जो कि मुस्लिम लीग नून के बाज़ वज़रा या बाज़ अरबाब जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी राय में सन 88 से लेकर जब कौमी असेंबली वजूद में आई थी, बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म बनी थी जी, अब तक पाकिस्तान में किसी किस्म की बाकायदा एक नेशन बिल्डिंग नहीं हुई है। इसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान अभी तक एक दूर रस एक सियासी कायद से अभी तक महरूम है जो इस मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में सोच सके, जो ये बता सके कि पाकिस्तान के माशरे में जो खराबियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। अब होता ये है कि इस वक्त जो हमारा सियासी, इक़्तिसादी और समाजी निज़ाम है उसकी जो पैदावार है वही लोग इस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जो पैदावार है मुल्क का मौजूदा सियासी जो टोला है जो इस वक्त इक़्तिदार में है, वही लोग जो हैं वो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं क्योंकि उनको और कुछ सीखा नहीं है इस निज़ाम से। ये निज़ाम गल सड़ चुका है और मैं समझता हूँ जब तक कि कोई ऐसी सोच सामने नहीं आती इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जो इंसाफ पर मबनी हो जिंदगी के हर शोबे में, उस वक्त तक ये बातें जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये होती रहेंगी। कोई नहीं, आप का सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, मगर यहाँ इस मुल्क में हमारे कायदीन या कौमी असेंबली या सेनेट पे कोई उसका जिक्र ही नहीं होता इन चीज़ों का। इखलाकियात की बात है और मेरे ख्याल में इस पे जरूर बात होनी चाहिए कि आपका जो इखलाक है वो कैसा होना चाहिए और इसकी मिसाल मेरे ख्याल में सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं, तहरीक इंसाफ को भी मेरे ख्याल में एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी कि इखलाकियात से गिरी हुई कोई बात ना की जाए और किसी के ऊपर ऐसा कीचड़ ना उछाला जाए ताकि जो हमारी आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, उस तक हम ये पहुंचा सके। बहरहाल नईम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच, आप टेलीफोन लाइन पर तशरीफ लाए। और जनाब इसके साथ ही नईम उल हक साहब से बात हुई, बड़े हमें कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं वो इस सारे गुफ्तगू के बाद। उनका यह कहना है कि नहीं, हमारे जो दस्तावेज़ात और शवाहिद हमने दिए हैं अदालत उज़्मा के लिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उन्हें नज़रअंदाज कर पाएँ। जबकि जो पहले हमारे साथ शहरयार साहब जर्नलिस्ट है उनकी राय मुख्तलिफ थी इनसे। जी देखिए, होपफुल होने में कोई बात नहीं है और दूसरा मैं समझता हूँ कि नईम उल हक साहब क्योंकि इनकी पार्टी ही ये केस लेकर गई है, लिहाजा अगर यही मायूस नज़र आएंगे तो फिर बाकी वर्कर्स का क्या हालत होगी। बट आई थिंक के गेंद अब हम समझ लीजिए कि बैलेंस में जा रहा है। कुछ हमें खामियां नवाज शरीफ साहब की, अगर उस स्टेटमेंट को कोर्ट तो ज़ाहिर से कंसिडर नहीं कर रही जो उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर स्टेटमेंट दी, बट अगर उस स्टेटमेंट को देखा जाए और अब जो स्टेटमेंट आई तो उसमें बड़ा तजाद पाया जाता है और जिसके बारे में हमारे बाज़ सियासी लीडर ये कह रहे हैं कि झूठ बोला उन्होंने, जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे को ज़ेब नहीं देता और आइन की आर्टिकल 62-63 पे पूरे नहीं उतरते, सादिक व अमीन नहीं रहे। सो अब ये एक नई बहस सादिक व अमीन वाली जो है वो छिड़ जाएगी। ये एक ऐसी कसौटी है कि जिस पे अगर हम बहुत से अपने सियासतदानों को नापें तो मुश्किल हो जाएगा कि वो पूरे उतर सकें। बल्कि सिर्फ अगर हम सियासतदानों की बात ना करें, हम आम आदमी की बात करें
तो भी जरा मुश्किल है इस कसौटी पे उतरना। देखिए सादिक और अमीन, ये बेसिकली तो नवाज शरीफ साहब के जो सियासी सरप्रस्त हैं, ये उनकी दी हुई हमें इस्तिलाह है 62-63 वाली, और फिर आ गया सादिक वाली। आर्मी के लिए जो रूल जब रहा तो ये आसान था उनके लिए कि इसके सूटी में किसी को भी वो नाअहल करार दे देंगे। 62-63 आप सादिक अमीन नहीं रहे, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आई थिंक कि जब आप सरबराह हैं किसी हुकूमत के या मेंबर नेशनल असम्बली हैं या अहम ओहदों पर फायज हैं, तो हम आपसे एक बेहतर इखलाकी स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज़्यादा हमसे बेहतर होंगे। हमें जो खामियां कमियां हैं वो हमारे नुमाइंदों में या हमारे वज़ीर आज़म में या हमारे वज़रा में नहीं होंगी। सो आई थिंक थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ी सी बर्दाश्त ये भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे हम अभी बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब से बात करने की, उनसे हम ट्राई कर रहे थे बात की जाए। पार्लियामेंटी सेक्रेटरी हैं इत्तलात और नशरियात के, और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी लिया जाए इस सारे तनाजुर में, क्योंकि आज तलाल चौधरी साहब ने बड़ी दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि अब PTI जो है वो ड्रामेबाजियाँ बंद करे और सबूत पेश करे। अब बात यह है कि इंटरेस्टिंगली मुस्लिम लीग नून के एटीट्यूड से ये लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, और PTI वालों की बात सुनो तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून हाँ गले तक करप्शन में धसी हुई है। और मैं अगर आपकी बात सुनूं तो मुझे लगता है कि आप महसूस हो रहे हैं सारी डिस्कशन से, आप जरूर एंजॉय कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, तारीख का जो भी स्टूडेंट है या आप बीइंग जर्नलिस्ट, हम बहुत सी चीज़ों को हमने बहुत करीब से देखा है, जिन इवेंट्स को हमने कवर किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम टेलीविजन पर बैठ के अखबार में नहीं लिख सकते, लेकिन हम महसूस ज़रूर होते हैं, उनसे इतना हक़ों में है। सो इस वक्त भी मैं सिचुएशन में महसूस हो रहा हूँ, और जो शास्त्री पंडित हमारे बैठे होते हैं टेलीविजनों के ऊपर, मैं उनसे महसूस हो रहा हूँ। और हमारे अंतर्यामी सियासी बाबा, उनकी एक नई पेशन गोई सामने आई है, और शेख रशीद साहब अजीम आदमी है शेख रशीद साहब, और वो कहते ही हैं कि जनाब कौम की दौलत लूटकर बैरून मुल्क मुंतकिल करने वाले जल्द मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए जनाब शेख रशीद साहब ने कहा। मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ, अवामी किस्म के लीडर हैं, लेकिन ये जो उन्होंने वो एक आपको पता है कि सिंध हुकूमत में एक हैं जो रात को ख्वाब देखते हैं और सुबह बताते हैं कि जी क्या होगा, और एक हमारे पंजाब में हमने एक शेख रशीद साहब को ये पॉइंट कर लिया कि वो बताएं अंतर्यामी बाबा के क्या हो रहा है। सो अंतर्यामी बाबा कह रहे हैं जी कि अवाम की अदालत में केस जो है वो अब ये पहले ही हार चुके हैं, लिहाजा डिसीजन दे दिया शेख साहब ने कि वो हार चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और अब बड़ी अदालत उनका लगी हुई है और यहाँ से भी अवाम को इंसाफ मिलेगा। अच्छा साहब, आपको क्या लगता है कि आप टेलीफोन लाइन पर आ गए हमारे? नहीं, अभी मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाला साल है जी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो ये यकीन दहानी दिलाई कि हम जल्द फैसला सुनाएंगे, और इसी महीने, तो आने वाले साल में आप क्या समझते हैं कि जनवरी का जो साल होगा, जो शुरू होगा जनवरी में 2017, आवाम को इस फैसले का फैसला इस फैसले का इंतजार खत्म हो चुका होगा, आ चुका होगा फैसला, या ये चलेगा, अभी केस लंबा चलेगा? देखिए, अब चीफ जस्टिस साहब भी ये आखिरी माह है उनका जो शुरू हो रहा है, और तब्दील हो जाएंगे। जैसे चीफ अवामी स्टाफ तब्दील हुए, कहा जा रहा था कि हुकूमत ईज़ हो जाएगी ज़रा, कि जो प्रेशर मौजूदा चीफ अवामी स्टाफ की जानिब से अगर कोई था, क्योंकि ज़ाहिर है ये सब सुनी सुनाई बातें ही हैं, अगर कोई था तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरह से चीफ जस्टिस जब नए अपॉइंट होंगे तो ये फिर बेंच टूट जाएगा और एक बार फिर इसकी सारी कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। सो कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना डिसाइसिव हो सकता है इस सारे केस के लिए, और कार्रवाई से भी बाहर ये लगता है कि ये डिसाइसिव हो सकता है। बट फिर वही बात है कि PTI की स्पीड अगर स्लो रही तो फिर ये मामला कमीशन पे चला जाए, कमीशन पे चला गया तो मैं समझता हूँ कि फिर ये मामला वही हमूद उर रहमान कमीशन वाली सिचुएशन होगी, जो 30 साल बाद जाकर उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि क्या हुआ उसमें। सो आई थिंक कि इस कमीशन का एज सच जो है सारे अगर मज़ीद 3-4 हफ्ते में किसी डिसाइसिव स्टेज पर नहीं आता तो ये केस वही बात है कि कमेटी बिठा दी और वो सो गई, और इसके ऊपर एक और कमेटी बिठा दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन ही नहीं सकती। अब मुझसे बहुत सारे दोस्त एतराज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं जो कानूनी चंद माहिरीन है उनसे बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट है, वो अपील सुनती है, वो सजा देने वाली कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है किसी को सजा दे सके, किसी का फैसला कर सके, किसी को इन्वेस्टिगेट कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले सबसे लिखवाया कि जनाब जो भी हम फैसला करेंगे आप मानेंगे, लिख कर दें हमें, क्योंकि कानून में ऐसी कोई है ही नहीं कानून में गुंजाइश कि आप डायरेक्ट उठा के सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाएं। नीचे की कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि जनाब किसका कसूर है किसका नहीं है, वही सजा देती है। नीचे सेशन से आप ऊपर आते हैं, हाई कोर्ट तक मैक्सिमम सजा का है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील सुनती है कि हाँ इस सजा को कम किया जाए ना किया जाए, जो सो एपेलेट कोर्ट है। सो इसमें हमारे यहाँ मामला कुछ उल्टा है कि हम ऊपर से नीचे को जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक इस सारे मसले की कानूनी पैराशूटर है ना जिन सारे इस सारे जो केस है इसकी कानूनी हैसियत मुझे समझ नहीं आती क्या है, क्योंकि अगर कोर्ट
समझती कि इसकी कानूनी हैसियत होती तो वो सबसे लिखवाती ना कि जनाब आप लिख कर दें कि हम आप। अच्छा, उसकी वजह एक और भी है। उसकी वजह ये है कि आज तक मैं तहरीक इंसाफ की बात करूंगी, इमरान खान या उनके जो भी, स्पेशली इमरान खान, उनके बाद जो उनकी बाकी ईमानदार लीडरशिप है, किसी भी हवाले से जब भी उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया और फैसला उनके खिलाफ आया तो उन्होंने हमेशा उस शख्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और इसमें आपने देखा होगा कि नैब के चेयरमैन की बात कर लें आप, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम आए और फिर उन्होंने तौबा की कि जी हम नहीं आएंगे किसी भी ऐसे केस में जो तरीके इंसाफ लेकर आ रही है उनकी वसातत से आ रहा है। तो इसकी भी एक हकीकत वाज़ेह है कि उन्होंने हमेशा उस शख्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जो इन्वेस्टिगेशन करने बैठा और फिर कहा जी कि यही बहुत इंसान ठीक नहीं था क्योंकि इसने फैसला गलत दिया जो हमारे खिलाफ आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सिग्नेचर्स कराए हैं उसी लिए कराए हैं कि ताकि उनके पास भी ये सबूत हो कि जी आपने हमें कहा था कि हम आपकी बात मानेंगे तो अब आप मेरी बात मानें। लेकिन क्या इमरान खान इस फैसले को खुले दिल से कबूल कर लेंगे अगर वो रिजल्ट ना आए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान का मैं कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ ना, मैं अंतर्यामी शेख रशीद बाबा हूँ कि मुझे पता हो कि क्या होगा, लेकिन मैं वैसे एक जनरल जो मैं समझता हूँ, इमरान खान साहब को देखिए यहाँ तो अपना ग्राउंड वर्क पूरा करना चाहिए था। इमरान खान साहब, मैं जो समझाऊँ जहाँ तक उनकी सियासत को, जल्दबाजी की सियासत है, बाज़ों का तहम्मुल नहीं नज़र आता, फैसले उन्होंने कुछ गलत किए। अब जैसे अभी धरना वो देने जा रहे थे कुछ हफ्ते पहले की जो बात है, इस्लामाबाद पूरा बंद हो गया कंटेनरों से, इमरान खान साहब घर से बाहर निकल के नहीं आ सके, 4 कदम ही निकल के आ जाते, एक बड़ी सियासी हलचल पड़ जाती। खान साहब आया, 2 डंडे पड़ जाते उन्हें, तो खान साहब को डंडे खाने चाहिए। मसला ये है कि वो सियासी लीडर हैं, बाहर निकले, अब आम के साथ खड़े हो और वो पुशअप जाती कर रहे हैं। आप ऐसी बात करके देखिए, उन्होंने अच्छे खासे पुशअप निकाले, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों से निकलवाए जो बेचारे कभी हिले नहीं होंगे। हम इमरान खान साहब की आनी जानियां देखते रहे, वो आपने लतीफा सुना होगा कि मेरी आनी जानियां देख, तो वो पुशअप हमने देख लिए। बट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हम बात करते हैं तो वो जलसों में गए और डंडे खाए, ठीक है, उनको ज़िया साहब के दौर के अंदर जो कुछ हुआ उनके साथ सबको पता है। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की भी ये सिचुएशन देखी कि 2 डंडे खाने के उम्मीदवार नहीं थे, वो फौरन जनाब टिकट कटाए जद्दा चले गए। सो हमारे यहाँ 1 आध 2 पार्टियां कैपेबल हैं कि जो डंडे खा सकती हैं या जिनके लीडरशिप में इतना हौसला है कि डंडे खा सकता है। हाशमी ने जेल काटी। देखिए, जावेद हाशमी साहब का मामला और है, नून लीग के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जेल काटी। वो तो एक किताब, एक बगावत का एक मुकदमा उन पे हो गया। मैं देखिए, मुस्लिम लीग नून के बाद ऐसे लीडर हैं कि लेकिन इनकी सबकी कुर्बानियां रायगंज जाती हैं। इनकी पार्टी में मसला ये है कि खुशामद वाले जो हैं वो नंबर 1 है, बाकी जो है मामला और है। लेकिन पार्टी वाइज अगर बात की जाए तो आई थिंक कि पीपल्स पार्टी की बात करें या जमात इस्लामी की बात करें, 2 जमातें ऐसी हैं जिनकी स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा उनकी हिमायती है, डेडिकेटेड लोग हैं और वो डंडों के आगे खड़े हो जाते हैं। अब तालुक कादिर साहब को देखिए, वो लोग बैठे रहे वहाँ पर, पीटीआई के लोग पिकनिक के लिए शाम को आते थे, 2 घंटे धरने में बैठते थे, गाने सुनते थे, गाते बजाते थे, घर को लौट जाते थे। सो ये जो अभी सिनेरियो है, आई थिंक कि अभी मजीद 10-20 साल लगेंगे पीटीआई में वो कल्चर डेवलप होने में कि जब उससे डाई हार्ड किस्म के उसके सपोर्टर बन जाएंगे। एक चीज़ आपने और भी नोटिस की है कि इमरान खान साहब का जो एक पीटीआई के अंदर जो स्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा, लीडर हैं, लीड कर रहे हैं उस पार्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका और लोग उनको उनके ऑर्डर्स ओबे करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डिक्टेट करने की भी आदत है कि मैंने कह दिया ऐसा है तो बस ऐसा ही होगा। वो तभी टर्की के प्रेसिडेंट जब आए तो बहुत लोगों ने जोर लगाया उनकी पार्टी की, जी हम चलते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा नहीं, मेरा फैसला हम नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने वही आपसे बात की कि थोड़ा सा खान साहब जल्दबाजी में नज़दीक करते हैं और बाज़ औक़ात खासे गलत फैसले करते हैं। मैं जो समझता हूँ खान साहब शायद बिल्कुल ठीक करते हो, ज़ाहिर है वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन है, मैं अपनी अकल के मुताबिक बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये सारा मामला जो है, आई थिंक के पीटीआई को भी अपने बात चीज़ों को रिड्रेस करना पड़ेगा और बयानात की हद तक जहाँ हमने बात की, अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। आबिद शेर अली साहब से दरख्वास्त करेंगे हम, तलाल चौधरी साहब दरख्वास्त करेंगे हम, दानियाल अजीज़ साहब दरख्वास्त करेंगे हम, जो कल बैठे हुए मुशर्रफ साहब के दौर में इसी किस्म के कलमात जनाब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे, आज उन्हीं की गोद में बैठकर दूसरों के बारे में कह रहे हैं। सो आई थिंक ये नामुनासिब तर्ज अमल है। और आज आखिरी 1 आध मिनट में लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे वाइंड अप की कॉल आ रही है, 30 सेकंड मुझे भी दीजिएगा। बिल्कुल लीजिए। मैं बल्कि वो कहना चाहता 49th आज जनाब एनिवर्सरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज जो है 49 बरस हो गए उससे बने हुए। मुबारकबाद हमारी जानिब से। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही पीपल्स पार्टी वापस आएगी जो भुट्टो साहब के ज़माने में थी। बिल्कुल, ये आपको लगता है ऐसा, या लाहौर की सड़कों पर आपने लोगों को देखकर आपने ऐसा? इसमें मैं कल बात करेंगे, बल्कि कल नहीं मंडे बात होगी क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है। इजाज़त लीजिए मेरे ख्याल में सबसे। बिल्कुल जी, फरहान सबसे पहले आपका शुक्रिया, थैंक यू, मोर देन वेलकम। रखते बस मैं क्या करूँ
ये बाकी बातें बाद में करेंगे, कुछ बातें जो है वो सेंसर्ड हैं। बहरहाल, और शुक्रिया अदा करूंगी अपने कॉलर्स का। शहरियार साहब थे हमारे साथ पाकिस्तान से, और नईमुल हक साहब पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और उनके लीडरों में उनका शुमार होता है, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। उनका बेहद शुक्रिया, और आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं आपका बेहद शुक्रिया। और फिर से मैं जाते जाते आपको रिमाइंड कराऊं कि ये प्रोग्राम एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे रात 10 बजे आप देख पाएंगे। हम दोनों इस प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।